to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। महिलाओं का हो सत्कार, मानवता की यही पुकार। खड़े हुए हैं उस लड़की के साथ जिसका मर्डर हुआ है, रेप हुआ है। जब भी हम और आप कभी देश में किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो गलियारों में कुछ अक्षर बड़े बड़े देखते हैं जिसके बाहर हमेशा सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। लिखा होता है OPD यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वो जगह जहां पर मरीज़ सबसे पहले पहुंचते हैं। आज की तारीख में जब मैं रात के वक्त लल्लन टॉप शो लेकर आपसे मुखातिब हूं, तब देश भर में OPD की सेवाएं बंद रही हैं। वजह डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश के डॉक्टर एक साथ हड़ताल पर हैं? क्या वजह है? इल्ज़ाम है कि कलकत्ता के कोलकाता टू बी प्रिसाइज एक चर्चित से मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर रही एक डॉक्टर का, जो इंटर्नशिप कर रही थी, रेप हुआ और उसके बाद कत्ल भी हो गया। मालूम तब पता हुआ जब अगली सुबह किसी ने उनका शव देखा। इस मामले में बंगाल में और देश में राजनीति जोरों पर है। हंगामा ऐसा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परिवार से मिलकर कहना पड़ा कि अगर एक हफ्ते में बंगाल की पुलिस ने केस नहीं सुलझाया तो हम जांच CBI को दे देंगे। ममता बनर्जी का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि CBI को जो एक ब्लैंकेट परमिशन दी जाती है स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करने की, उसे बंगाल की सरकार कब का वापस ले चुकी है। उनकी और केंद्र की टसल सब जानते हैं, तब भी उन्हें दबाव के बीच कहना पड़ा कि जांच CBI को दे देंगे। आज बड़ी खबर में हम इस केस की विस्तार से चर्चा करेंगे। ये सवाल भी पूछेंगे कि देश में डॉक्टर्स और इस पर भी महिला डॉक्टर्स किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं और इनके सामने हमारा कानून कैसा बेबस नज़र आता है। सुर्खियों में हिंडनबर्ग के नए दावे, उत्तर प्रदेश में एक बच्ची के यौन उत्पीड़न की घटना और बिहार में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में हादसे की भी विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी चलेंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का दी लल्लन टॉप शो। 12 अगस्त 2024 को देश के तमाम अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन हुआ। वजह कोलकाता की घटना। वहां के RG कर मेडिकल कॉलेज में 8 अगस्त की रात महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव अर्धनग्न हालात में मिला। जैसा हमने बताया, रेप और फिर हत्या का आरोप है। इसी के विरोध में 12 तारीख को देश भर के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर रहे। रेजिडेंट डॉक्टर यानी वो डॉक्टर जो किसी मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग ले रहे हों या चिकित्सा की शुरुआती पढ़ाई पूरी कर चुके हों, यानी MBBS की डिग्री पा चुके हों। इसके बाद चिकित्सा की किसी एक धारा में पारंगत होने के लिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के दौरान ये मेडिकल कॉलेज परिसर में ही रहते हैं और अस्पताल में अपनी सेवाएं भी देते हैं। इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर्स का फेडरेशन है, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स। इसी संगठन ने कोलकाता की घटना को लेकर हड़ताल का आह्वान किया था, जिसका असर देश भर में दिखा। हड़ताल एक दिन की थी, लेकिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में अनिश्चित काल की हड़ताल की कॉल रही। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी OPD के बंद रहने की खबरें आई। सिर्फ आपात सेवाएं ही जारी रहीं। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, यूपी की राजधानी लखनऊ का सबसे प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो या फिर महाराष्ट्र के मेडिकल कॉलेज या अस्पताल, सब जगह यही आलम रहा। महाराष्ट्र की एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बताया कि 13 अगस्त की सुबह से नॉन इमरजेंसी सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी जाएंगी। देश भर के डॉक्टर्स की मांग क्या है? पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, मुआवजा मिले, मामले की फास्ट ट्रैक जांच हो। 3 मांगे तो फौरी तौर पर हैं। चौथी मांग ये कि इस मामले की CBI जांच हो और देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा का रिव्यू किया जाए और इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे का कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मुलाकात सेक्रेटरी से हो गई है। हमने जो अपना कल प्रेस रिलीज किया था कि हमारी जो डिमांड है
जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनकी सारी डिमांड माननी चाहिए। उसमें हमारा था प्रिंसिपल का रिमूवल इमीडिएट इफेक्ट से, सीबीआई इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कमेटी बननी चाहिए। बाकी हर जगह सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ये सब होने चाहिए। तो ये हमने मांग ली है। जब तक इसका रिटर्न एश्योरेंस या प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। आपने डॉक्टर्स की मांग सुनी, उनकी यूनियन के प्रतिनिधि को सुना, लेकिन महिला डॉक्टर्स की समस्याएं कुछ अतिरिक्त हैं। ये मामला भी एक महिला डॉक्टर के साथ ही हुआ, तो हमने उनसे भी पूछा किस तरह के हालात में वो काम करती हैं। हमारी मांगे 3 प्रमुख मांगे, एक तो ये कि सीबीआई से फास्ट ट्रैक पे इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इस मामले में लीपापोती करने में लगी हुई है। दूसरी ये कि आरजीकर के जो अथॉरिटीज है इतनी गैर जिम्मेदाराना तरह से काम करी, उनको परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स, ताकि डॉक्टर्स सेफ फील कर सके, क्योंकि ये मामला जो है इससे हमें इतना भय है, हम भय के माहौल में कैसे काम करेंगे। और ये सिर्फ एक डॉक्टर का मामला नहीं है, ये एक महिला का मामला है, ये एक मनुष्य जाति का मामला है। तो मुझे नहीं लगता है जांच सही तरीके से हो रही है, क्योंकि शुरुआत में वहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर को सुसाइड साइकोसिस घोषित कर दिया, फिर कहा कि उसको अपने से सुसाइड किया है। तो इस तरह से ये पता चल रहा है कि जांच सही तरह की नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। नहीं, अभी भी सुरक्षा नहीं है। और इस अस्पताल को छोड़ो, किसी भी अस्पताल में इतना सुरक्षा कभी नहीं रहता। वो बीएससी और पीपीएससी में जब देखेंगे ना, वहाँ पे भी अकेला स्टाफ और अकेला डॉक्टर ही ड्यूटी करता है। हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में सेफ नहीं है। अथॉरिटी के बार बार बोलकर भी ये इसका सॉल्व नहीं होता। अगर कोई भी झमेला होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, हम लोग फंसे, अथॉरिटी कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने कॉलेज की सिर्फ रेपुटेशन बचाने के लिए एक फीमेल रेजिडेंट के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस कर रहा है। हमें जस्टिस चाहिए उस फीमेल रेजिडेंट के लिए। वो रेजिडेंट डॉक्टर अपनी वर्किंग प्लेस पे, अपने हॉस्पिटल के अंदर, अपने सेमिनार रूम में, उस जगह सेफ्टी नहीं है तो फिर हम बाकी जगह कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का ही तो पार्ट है कोलकाता, इंडिया का पार्ट है लखनऊ। हम भी सिटीजन्स हैं, हमारी भी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए। अगर हम सिक्योर ही नहीं है तो हम कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। घटना रात की है, तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि रात के वक्त अपनी शिफ्ट करने वाली महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में किस तरह के सुरक्षा इंतजाम होते हैं। जवाब रेजिडेंट डॉक्टर्स से सुनिए। ड्यूटी पे डॉक्टर्स होते हैं, वो किस कंडीशन में काम करते हैं? देखिए, हम बोलेंगे कि हम तो काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। वी आर सिटिंग इन एम्स न्यू दिल्ली विच हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़। तो हमारे पास रात को जो हमें फैसिलिटी चाहिए इज़ 1 रूम वेयर वी कैन रेस्ट, वाटर एमिनिटी, वॉशरूम अवेलेबल एंड सेफ्टी, 1 guard to safeguard that room or the ward. Very simple. These are not something which is not attainable, and I would say AIIMS has tried their best. आपको रात को 3 बजे कोई बोलेगा कि खाली रोड पे निकल जाइए और जाके कुछ सामान ले आइए, तो क्या आपको नहीं लगेगा डर रात को 3 बजे निकलते हुए? So yes, it is a matter of safety issue. It is a very big safety issue because आपको as posted in other departments आपको रात को 3 बजे भी सैंपल लेने जाना होता है, आपको ब्लड सैंपल विड्रॉ करना होता है, ब्लड एक्यूमुलेट करना होता है, सब कुछ करना होता है, लेकिन उसके लिए उतनी सेफ्टी नहीं है। आप रात को 3 बजे निकलेंगे तो आपको नहीं है कि आपके साथ या आपके एरिया में उतनी सेफ्टी सिक्योरिटी बीइंग अ डॉक्टर प्रोवाइड की जाएगी। इन डॉक्टर्स का रोष आप तभी समझ पाएंगे जब आपको मालूम चलेगा कि कोलकाता में हुआ क्या। राधा गोविंद कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की सुबह एक अर्धनग्न शव मिला। पहचान की गई तो पता चला कि शव अस्पताल की ही एक ट्रेनी डॉक्टर का है और फिर हड़कंप मच गया। पीड़िता के पिता ने प्रेस से कहा, मैंने अपनी बेटी से रात 11 बजे बात की थी। वो जब मिली उसके तन पर पूरे कपड़े नहीं थे। हमें लगता है उसका बलात्कार हुआ और फिर हत्या। पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस विषय को प्रमुखता से उठाया। पार्टी के बंगाल प्रभारी अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस मामले को खुदकुशी बताकर दबाना चाहती है। प्रेस में चर्चा आई, राजनीति हुई, हंगामा हुआ। उसके बाद ममता बनर्जी के लिए स्थिति असहज हो गई। उनकी राजधानी में एक सरकारी अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर का रेप और कत्ल। पहले तृणमूल के नेताओं ने न्याय का वादा किया और फिर ममता बनर्जी भी स्वयं संतप्त परिवार से मिलने गई और साथ में एक वादा न थी कि अगर 18 अगस्त तक कोलकाता पुलिस मामले को पूरी तरह नहीं सुलझा पाती तो केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুবই গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা করেন আর ভোটাররা অনেকে আছে তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের রাখবো না, আমরা সিবিআই দিয়ে। उधर अस्पताल में जांच टीमों का गठन हुआ और कोलकाता पुलिस काम पर लगी। मालूम हुआ कि 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। उनकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। 8-9 अगस्त की रात करीब 2 बजे वो 2 जूनियर्स के साथ डिनर करने के बाद हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल गई। सुबह 6 बजे उनकी डेड बॉडी मिली। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून बह रहा था। पेट, पैर, गर्दन पर भी चोट के निशान थे। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संजय रॉय नाम के एक शख्स को पकड़ा गया है, जो कि हॉस्पिटल स्टाफ का हिस्सा नहीं था और वहां दिखा। कोलकाता पुलिस के साथ सिविक वॉलंटियर के रूप में वो काम करता था। उसकी तैनाती कई बार हॉस्पिटल के बाहर बनी पुलिस चौकी पर रहती थी। इसी वजह से हॉस्पिटल में भी उसका बेरोक टोक आना जाना था। संजय पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 103(1) यानी हत्या, सेक्शन 64 यानी बलात्कार के तहत केस दर्ज किया गया है और जांच चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने भी 3 लोगों का जांच पैनल बनाया है। पुलिस ने घटना वाली रात ड्यूटी पर तैनात 3 डॉक्टर्स और एक स्टाफ को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच RG कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने 12 अगस्त यानी आज पद से इस्तीफा भी दे दिया और कहा पीड़िता उनकी बेटी जैसी थी, इसलिए अब वो इस पद पर नहीं रहना चाहते। पश्चिम बंगाल सरकार ने कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर संजय वशिष्ठ को भी पद से हटा दिया है। दबाव भी कम नहीं हुआ है, इसलिए कोलकाता के DCP नॉर्थ अभिषेक गुप्ता भी प्रेस के सामने आए ये बताने के लिए कि जांच किस दिशा में है। तो इसको बड़ा बताया गया है कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है। कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है। तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। पुलिस को मिली शुरुआती सफलता ने जहां तृणमूल को कुछ राहत दी, वहीं भाजपा अब भी आक्रामक बनी हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ममता बनर्जी की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए। ममता जी, आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया उस कमेटी में। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या अब वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? नेता नगरी से इतर कुछ छात्रों का दावा भी सुनिए कि इस मामले में संजय अकेला नहीं था। तो पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है कि क्या कोई और भी है जो अब तक हत्थे नहीं चढ़ा है। ये मामला 2 बड़े मुद्दे उठाता है। पहला महिला डॉक्टर की सुरक्षा का और दूसरा अस्पताल परिसर की सुरक्षा का। महिला डॉक्टर्स की शंकाएं हमने आपको शो की शुरुआत में बताई, पर ये सिर्फ अस्पतालों तक या ट्रेनी डॉक्टर्स तक या नाइट शिफ्ट करने वाली डॉक्टर्स तक सीमित नहीं है कंसर्न। तमाम स्तरों पर महिला डॉक्टर्स टीजिंग, स्टॉकिंग का सामना कर रही हैं। कई बार तो सामने बैठे मरीज ही असहज कर देते हैं और शोषण की कोशिश करते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी कि जो फीमेल डॉक्टर्स अगर वो अकेले अपना क्लिनिक चला रहे हैं तो देन इट इज़ एन इशू। अगर आप एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में बैठे हैं जहाँ पे और मेल डॉक्टर्स हैं तो शायद उतने प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप अकेले बैठे हुए हैं तो जैसे अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ कि साइकाइट्री की तरफ से बात कर रहे हैं तो हमारे पास विभिन्न प्रकार के पेशेंट्स आते हैं। तो बाइपोलर्स होते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनमें किसी में बहुत तेज़ गुस्सा होता है, किसी में एंटी सोशल पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं जो आगे चल के क्रिमिनल मेंटालिटी जिसको कहते हैं वो बनने की काफ़ी हद तक संभावना रहती है। तो अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का डर तो बना ही रहता है कि जो सामने वाला आया है कहीं वो आप पे अटैक ना करे, आपके टेबल की ही कोई चीज़ उठा के आप पे मारने की कोशिश करे। और ऐसे में अगर आपके पास गार्ड्स नहीं है, CCTV कैमराज नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है तो इस चीज़ को दबा ही दिया जाता है क्योंकि अक्सर सब सोर्सेज के साथ आते हैं, सबका नेटवर्क बना रहता है। देखिए, हम सबके बारे में तो नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ अक्सर ऐसे पेशेंट्स भी आ जाते हैं जिनसे अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है आपके कॉन्वर्सेशन पर ही ध्यान दे रहे हैं, वो आप अलग चीज़ों की तरफ भी उनका ध्यान जाता रहता है। जैसे अगर मेरी एक फीमेल डॉक्टर फ्रेंड है,
वो अगर ज़्यादा रेडी होके तैयार होके बैठे हैं तो पहली बात तो उनको कहा जाता है ये अच्छे डॉक्टर ही नहीं है या इस तरह का आता है। उसके बाद सेकंड आता है कि आप अपना सेफ्टी जो है जिसके बारे में अभी पूरे इंडिया बात कर रहा है, खासकर मेडिकल फ्रेटर्निटी बात कर रही है, वो जो सेफ्टी है वो हमेशा ही थ्रेटन रहती ही है कि वी डोंट नो कि जो आ रहा है वो किस नीयत से, जैसे मैंने आपको बताया किस नीयत से आ रहे हैं, या फिर सामने आगे बाहर जाकर के उनकी क्या नीयत रहेगी जब आप बाहर वापस स्टेप आउट कर रहे हैं तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें नहीं कह सकते कि इस पे कमेंट कर ही नहीं सकते अब। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोलकाता के ही बड़े अस्पताल असुरक्षित हैं, कुछ और घटनाओं पर गौर करिए। 14 जुलाई 2024 दिल्ली का GTB यानी गुरु तेग बहादुर अस्पताल, यहाँ भर्ती एक मरीज की 18 साल के लड़के ने गोली मारकर हत्या कर दी। ये हॉस्पिटल के भीतर हुआ। मई 2024 केरल के कोझिकोड में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को मरीज के परिवार वालों ने जमकर पीटा, आरोप इलाज ठीक से नहीं हुआ। मई 2023 केरल के कोट्टारक्कारा में तालुका अस्पताल में काम करने वाली रेजिडेंट डॉक्टर वंदना दास की मरीज ने ही सर्जिकल नाइफ मारकर हत्या कर दी। वंदना अजीजिया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सर्जन थी और ट्रेनिंग के तहत तालुका अस्पताल में काम कर रही थी। जब भी इस तरह का कोई हादसा होता है, हमने आपको 2-3 उदाहरण बताए, तो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग उठती है और कुछ ही दिनों में ठंडे बस्ते में चली जाती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भी ये मांग उठ चुकी है कि केंद्र सरकार डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। मांग खासकर तब उठी थी जब कोविड काल में डॉक्टरों पर या हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम पर हमले की खबरें ज़्यादा आ रही थी। इसे रोकने के लिए अप्रैल 2020 में एक अध्यादेश भी लाया गया था जिसका नाम था द एपिडेमिक डिजीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। प्रावधान ये कि अगर कोई व्यक्ति ऑन ड्यूटी हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमला करता है तो इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए के जुर्माने और 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा का भी प्रावधान था। लेकिन ये अलग से कोई नया कानून नहीं था, बल्कि एपिडेमिक एक्ट में ही संशोधन करके ये नियम लागू कराया गया था। अब इसमें क्या चाहिए था कि जैसे ही कोई बीमारी महामारी की श्रेणी से बाहर हुई, एपिडेमिक या पेंडेमिक एक्ट हटा, वैसे ही ये कानून भी निष्प्रभावी हो गया। अस्पतालों और डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कानून न होना ही उनकी चिंता बढ़ा रहा है। यहाँ ये जो चीज़ हुई है वो तो एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में हुई है जो कि काफ़ी बड़ा अस्पताल है। हम तो इनिशियल लेवल पे जा भी नहीं रहे हैं। अगर एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जो एक बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 36 घंटे आप ड्यूटी कराते हैं, 48 आवर्स ड्यूटी कराते हैं, उसके बाद एक नॉर्मल इंसान काम करने 16-17 घंटे काम करके ही थक जाता है। एक डॉक्टर की हालत सोचो जो 24 घंटे काम करके उठा है, उसके अंदर एनर्जी भी नहीं है कि वो बैठ करके ठीक से अपना कोई और काम देख सके। वैसे डॉक्टर को ना आप कोई रहने का कोई DR रूम जो होता है, डॉक्टर्स रेस्टिंग रूम होता है, वो सब प्रोवाइडेड नहीं है। सेपरेट वॉशरूम फॉर फीमेल्स इज नॉट प्रोवाइडेड ऑलमोस्ट एनीवेयर इन हॉस्पिटल्स। सेम वॉशरूम्स रहते हैं और स्टाफ मेंबर्स भी जाते हैं। अब हमें नहीं पता क्योंकि अस्पताल इतना बड़ा है, हमें नहीं पता वो डॉक्टर है, वो स्टाफ है, वो बाहर का है, कौन वो यूज़ कर रहा है या फिर कौन अंदर सो रहा है, हमें नहीं पता। अक्सर देखा गया जो मेरे फीमेल कलीग्स हैं उनको भी उसी कमरे में जाके सोना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है, कोई और जगह नहीं है। दूसरी बात, CCTV कैमरास की बात करें, कोई भी CCTV कैमरा नहीं चल रहा होता है जहां तक हमने देखा है, बहुत कम फंक्शनल होते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो खाने का, कैंटीन का, हर चीज़ का कुछ भी एक स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। गार्ड्स नहीं होते हैं, गार्ड्स बाहर तो चाय पी रहे होते हैं या फिर छुट्टी पे रहते हैं, उनको भी देखने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो ना गार्ड्स है, ना रेस्टिंग रूम है, ना CCTV कैमराज है। और अगर कोई मेल रेजिडेंट डॉक्टर ना हो तो फिर सिक्योरिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और इतना लोग 24 घंटे लोग आते हैं जाते हैं, अंदर बाहर करते हैं, कौन आया कौन गया हमें तो पता ही नहीं है। स्क्रीनिंग जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, आई कार्ड कुछ भी चेक करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो ऐसे में तो सिक्योरिटी हमेशा थ्रेटन रहेगी। और मोस्टली देखा गया सीनियर डॉक्टर्स तो चले जाते हैं, इट्स ऑलवेज जूनियर्स डॉक्टर्स जो यंगस्टर्स हैं वो वहाँ पर हैं। तो ये चीज़ तो एक ट्रॉमा की तरह सामने आती ही है। ये थी आज की बड़ी खबर। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पहली सुर्खी पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के मामले से जुड़ी है। आप जानते ही हैं कि फर्जीवाड़े के आरोप में UPSC ने यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि देश में सर्वोच्च इस तरह के जो पद होते हैं, सर्विसेज होती हैं, सिविल सर्विसेज जिनको कहते हैं, उसके लिए और भी कई चीज़ों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। UPSC ने पूजा खेड़कर का सिलेक्शन रद्द कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए पूजा ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। 12 अगस्त को इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूजा को फिलहाल के लिए राहत दी और अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा वो सिस्टम में शामिल नहीं है जो सिस्टम से छेड़छाड़ कर सके। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उसने सिविल सेवा परीक्षा में ज़्यादा अवसर हासिल
हासिल करने के लिए जानबूझकर जानकारी छिपाई। तथ्यों को देखते हुए कोर्ट का मानना है कि इसकी अगली सुनवाई की तारीख तक इसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। पूजा खेड़कर के मामले पर हम ललन टॉप शो में विस्तार से बात कर चुके हैं। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो आज के शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगली सुर्खी, अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के नए दावों से जुड़ी है। हिंडनबर्ग ने सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच पर जो आरोप लगाए, कांग्रेस उनकी जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग कर रही है। जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एक अस्थायी संसदीय समिति जिसमें दोनों सदनों के सदस्य और सभी पार्टियों के सदस्य शामिल रह सकते हैं। गठन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। हिंडनबर्ग ने 10 अगस्त को आरोप लगाया था कि माधवी और धवल की अडानी ग्रुप की कुछ ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है, जिसके बाद माधवी और धवल ने संयुक्त बयान जारी किया और हिंडनबर्ग को जवाब दिया। उन्होंने कंपनी पर चरित्र हनन के आरोप लगाए। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कहा कि सेबी चीफ से ग्रुप के कोई भी कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। अब सवाल ये कि क्या हिंडनबर्ग के इस नए दावे का भारतीय बाजार पर कोई असर दिख रहा है? जवाब है फिलहाल नहीं। 12 अगस्त को मार्केट खुलने के समय सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ लाल निशान पर शुरू हुए, लेकिन जल्दी बाजार रिकवरी मोड में आ गया। सेंसेक्स 375 अंक की गिरावट पर शुरू हुआ था, लेकिन 11:15 बजे के बाद ग्रीन जोन में पहुंच गया और 266 अंक की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी भी लाल निशान के साथ शुरू हुआ और इसमें 62.5 अंकों की बाद में तेजी देखी गई। अगली सुर्खी, सावन के चौथे सोमवार पर 12 अगस्त को बिहार के जहानाबाद में श्रावणी मेला लगा था। इस दौरान सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में रात से ही भारी भीड़ उमड़ी और 11-12 अगस्त की दरमियानी रात में इस भीड़ के बीच भगदड़ मची। इसमें दबकर 7 कांवड़ियों की मौत हो गई। 12 से 15 लोग घायल हुए। हादसे की 2 वजह बताई जा रही। फौरी तौर पर पहली जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई कि मंदिर के पास फूल बेच रहे दुकानदारों का लोगों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद अफरा तफरी मची, लोग एक दूसरे पर चढ़कर भागने लगे। और दूसरी कुछ मृतकों के परिजन ने बताई वो ये कि पास की पहाड़ी पर श्रद्धालु एक तरफ से चढ़ रहे थे, दूसरी तरफ से उतर रहे थे। इस बीच कुछ अव्यवस्था हुई तो व्यवस्था में लगे वॉलंटियर्स लाठी भांजने लगे और भगदड़ मच गई। जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे का इस विषय पर, इस घटना पर कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है। कार्रवाई हुई है। जो दुकानदार हैं वो रात से ही बंद करके भागे हुए हैं, उनको सर्च करने की प्रक्रिया चल रही है और प्लस टोटल सभी चीज़ों के गैप्स की जांच करने के लिए एडीएम आपदा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। आपने कलेक्टर का बयान सुना। पुलिस का फौरी तौर पर यह कहना है कि सभी शकों की शिनाख्त हो जाए, उसके बाद ही उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इस बीच कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने सवाल भी उठाया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एनसीसी और स्काउट गाइड के हवाले क्यों छोड़ दी गई थी और उन्होंने इतना लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। यहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 11 अगस्त की देर रात नवाब को गिरफ्तार किया। नाबालिग पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। भाजपा इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक नवाब यादव सपा का नेता था, पार्टी में गहरी पैठ थी, अखिलेश यादव तक पहुंच थी और पूर्व सांसद डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी रहा है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इस पर ट्वीट किया कि अयोध्या के बाद अब कन्नौज में भी नाबालिग से रेप के प्रयास में सपा नेता गिरफ्तार। सपा सरकार के समय मिनी सीएम कहलाया जाता था आरोपी नवाब यादव और कन्नौज में डिंपल यादव का राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि था। यही उसकी पहचान है कि अब भी अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग करेंगे। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी ट्वीट किया कि सपा अपराधियों के शरण पाने का अड्डा है और कांग्रेस मोहरा। श्री अखिलेश यादव जी, अब आप डीएनए की बात करेंगे अथवा पीडीए की? वहीं नवाब सिंह ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। सपा ने भी नवाब से किनारा किया, कहा कि वो पार्टी का सदस्य नहीं है, ना ही वो पार्टी किसी गतिविधि में शामिल रहा। सपा जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलीम खान ने एक लेटर जारी किया जिसमें कहा नवाब सिंह यादव सपा का नेता नहीं है, उसका नाम पार्टी से न जोड़ा जाए। आखिरी सुर्खी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF ने शैक्षणिक संस्थानों की 2024 की रैंकिंग जारी की है। IIT मद्रास लगातार 6वीं बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स में 7 IIT हैं, 1 IIM है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी भी टॉप 10 में है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT मद्रास का मैंने जिक्र किया नंबर 1 पर। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 1 है। नंबर 2 पर दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और नंबर 3 पर दिल्ली का ही जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। NIRF हर साल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी रैंकिंग जारी करता है। जिन पैरामीटर्स पर रैंकिंग तय होती है वो क्या है? टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम, परसेप्शन आदि। ये थी आज की मुख्य सुर्खियाँ। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।